फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 23 से सेक्शन 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 23 कहता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स? इसका सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है एनी पार्टी डू नॉट गेट एनी रिलीफ टू डिसेबिलिटी। अगर कोई पार्टी डिसेबिलिटी उसको है तो उसका फायदा वो नहीं उठा सकती। अगर किसी पार्टी को डिसेबिलिटी है तो उस बात का वो फायदा नहीं उठा सकती। ये इसका सबसेक्शन 1 कहा गया। सबसेक्शन 2 इसका कहता है, सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी कहता है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज 1 में अगर ग्राउंड क्रूअलिटी का है, अगर ग्राउंड क्रूअलिटी का है, किसका ग्राउंड है? क्रूअलिटी के, या उसमें जो भी ग्राउंड है पेटिशनर उसमें से अगर पेटिशनर ने जो उसमें ग्राउंड है क्रूअलिटी या अदर ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में दिए गए, अगर वो कोई ग्राउंड है और पेटिशनर ने उसे माफ कर दिया है, क्रूअलिटी के लिए अदर के लिए पेटिशनर ने उसे माफ कर दिया हो, तो उसकी रेमेडी उस पेटिशनर को नहीं मिलेगी। मतलब अगर कोई पेटिशन फाइल करता है और उस पेटिशन में जो मेन ब्लेम है उसको अगर उसने माफ कर दिया तो उसकी रेमेडी कोर्ट उस पेटिशनर को नहीं देगी क्योंकि उसने उसको माफ कर दिया है। अब इसका सब क्लास 1 का क्लॉज बी कहता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। जो आपसी सहमति से तलाक होता है सेक्शन 13B के तहत, वो तलाक सच कंसेंट हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स फ्रॉड, वो जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, फ्रॉड से नहीं कराया जा सकता, या ऐसी किसी विधि से जो इलीगल हो वो नहीं कराया जा सकता। म्यूचुअल कंसेंट जो है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ऐसे नहीं कराया जा सकता कि जबरदस्ती करा लिया जाए, धोखे से करा लिया जाए, या अन्य किसी अनलॉफुल विधि से उसको करा लिया जाए, ऐसा नहीं कराया जा सकता। इसका क्लॉज 1 का इसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी कहता है पेटिशन नॉट प्रेजेंटेड इन कोलिजन विद द रिस्पोंडेंट। हम एक दूसरे से मिल करके, मिली भगत से या कोलिजन से, रिस्पोंडेंट के कोलिजन से उस पेटिशन को प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका क्लॉज डी कहता है नॉट एनी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले इन इंस्टीट्यूटिंग द प्रोसीडिंग। कोई भी केस की प्रोसीडिंग कोर्ट अननेसेसरी या इम्प्रॉपर तरीके से डिले नहीं करेगी। क्या होगा कि कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट की जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फाइल किए गए केस, उनमें अननेसेसरी या इम्प्रॉपर डिले नहीं करेगी, मतलब उनकी हियरिंग फास्ट की जाएगी। इसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज ई कहता है नो अदर लीगल ग्राउंड्स, नो अदर लीगल ग्राउंड्स, उसके अलावा कोई अन्य लीगल ग्राउंड्स नहीं होने चाहिए।
इसका सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 कहता है, बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ ड्यूटी टू कोर्ट रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज। कोई केस फाइल किया गया, उसकी डिग्री या ऑर्डर करने के पहले कोर्ट अपना पूरा प्रयास करेगी कि उनके मेल मिलाप से या समझौते से किसी भी स्टेज पर उस केस को समझौते के द्वारा हल किया जाए। कोर्ट क्या प्रयास करेगी कि बोथ पार्टीज को मेल मिलाप, रिकॉन्सिलिएशन, मेल मिलाप या आपसी सहमति से हल कराने की कोशिश करेगी। इसका सेक्शन 23 का सब सेक्शन 3 कहता है, इफ द पार्टीज सो डिजायर द प्रोसीडिंग एडजर्न 15 डेज। अगर वो पार्टियां आपस में सहमत हैं, किसके लिए? समझौते के लिए या मेल मिलाप के लिए, तो कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग को 15 डेज तक डिले कर सकती है। कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग को 15 डेज तक डिले कर सकती है अगर वो दोनों पार्टियां आपस में मिल बैठकर हल करने के लिए मैटर को तैयार हैं। अब इसका सबसेक्शन 4 कहता है, वेयर द मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय ए डिक्री ऑफ डाइवोर्स द कॉपी ऑफ फ्री टू बोथ पार्ट। अगर कोई मैरिज का डिवोर्स हो गया, अगर किसी मैरिज में कोर्ट ने डिक्री कर दी किसका? डिवोर्स का, तो उसके ऑर्डर की डिक्री की कॉपी दोनों पार्टियों को मुफ्त में दी जाएंगी। क्या होगा? अगर कोर्ट मैरिज को डिसॉल्व करता, मैरिज को विखंडित करता है, विघटित करता है और डिग्री डिवोर्स की देता है, तो दोनों पार्टियों को उस ऑर्डर की कॉपी मुफ्त में दी जाएगी। ये इसका सेक्शन 23 कहता है। अब सेक्शन 23A क्या कहता है? रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। रिलीफ क्या क्या, डिवोर्स और अदर प्रोसीडिंग में रिलीफ क्या क्या मिलेगी? डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और कंजुगल राइट्स ऑफ, मतलब सेक्शन 9, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इन 3 सेक्शन में अगर कोई केस फाइल करता है और वो केस एडल्ट्री, क्रूअल्टी एंड डिजर्शन के है, अगर उसमें ग्राउंड क्या लिए गए? एडल्ट्री का लिया गया, क्रूअल्टी का लिया गया या डिजर्शन के लिए लिया गया, तो जो रिस्पोंडेंट होगा अपोजिट पार्टी, वो अपने जवाब के साथ काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। वो अपने जवाब के साथ काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। काउंटर क्लेम इसलिए फाइल करता है ताकि नया केस उसको ना फाइल करना पड़े, केस की संख्या ना बढ़े। वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। और काउंटर क्लेम का मतलब होता है अपोजिट पार्टी की तरफ से दावा। वो अपने जवाब दावे में ही काउंटर क्लेम कर सकता है। और अगर उसमें कोर्ट, अगर वो अपनी बात को सिद्ध कर देता है काउंटर क्लेम में, तो कोर्ट उसको रिलीफ देगा उस बात के लिए, एडल्ट्री, क्रूअल्टी और डिजर्शन के लिए। ये क्लियर हो गया होगा 23A कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 13 के तहत केस फाइल करता है और उसका ग्राउंड एडल्ट्री, क्रूअल्टी या डिजर्शन लेता है, तो जो अपोजिट पार्टी है, रिस्पोंडेंट अपने जवाब के साथ में काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। और काउंटर क्लेम में अगर उसने प्रूव कर दिया तो कोर्ट उसको रिलीफ देगी एज ए न्यू पिटीशन के तहत। मतलब न्यू पिटीशन में जो रिलीफ मिलती वही उसको रिलीफ मिलेगी। सेक्शन 24 इसको क्या कहता है? मेंटेनेंस, पेंडेंट, टाइड एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। हस्बैंड और वाइफ,
मतलब पति और पत्नी, हैज नो इंडिपेंडेंट, अगर उनकी खुद की इनकम नहीं है, किसकी, हस्बैंड की या वाइफ की खुद की इनकम नहीं है, सफिशिएंट ऑन द एप्लीकेशन ऑर्डर टू रिस्पोंडेंट टू पे एक्सपेंस फॉर प्रोसीडिंग, तो कोर्ट ये आदेश कर सकती है, कोर्ट ये आदेश कर सकती है कि वह उसके प्रोसीडिंग के लिए एक्सपेंस दे, मंथली दे या एक मुश्त उसको दे खर्चा, ताकि वो अपना जवाब या अदर पोस्ट प्रोसीडिंग एडवोकेट्स वगैरह के जो हैं खर्चे वो उसको मिल जाए और वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले। क्योंकि प्रोसीडिंग को बढ़ाने के लिए खर्चे दिए जा रहे हैं, इसलिए इसकी कोई अपील इस ऑर्डर की नहीं होती, इसलिए इसकी कोई अपील नहीं होगी। अब इसका सेक्शन 25 क्या कहता है, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, ग्रॉस सम ऑफ मेंटेनेंस मतलब परमानेंट एलिमनी कैन फाइल द पेटिशनर। अब जब केस फाइनल हो गया, कोई केस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत डाला जाता है और केस में कुछ उसका पैसा इंटरिम या रेगुलर बनता है, लास्ट तक वो नहीं जाता है, तो ऑर्डर के बाद जब डिग्री के लिए वो परमानेंट एलिमनी या किसी स्टेज पर वो परमानेंट एलिमनी के लिए केस फाइल कर सकता है। अगर केस फाइल करता है तो कोर्ट उसको एक मुश्त उसके जीवन यापन के लिए टोटल एलिमनी, टोटल ग्रॉस सम ऑफ मेंटेनेंस, उसके जीवकोपार्जन के लिए जो एक मुश्त पैसा दिया गया वो ऑर्डर कर सकती है। ये सेक्शन 25 में कहा गया। अब सेक्शन 26 इसका क्या कहता है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। अगर कोई माइनर चाइल्ड किसी पार्टी के पास में है, फर्स्ट या सेकेंड पार्टी के पास में है, कोर्ट में पास टाइम टू टाइम सच इंटरिम ऑर्डर, उसके लिए कोर्ट समय समय पर इंटरिम ऑर्डर पास करेगी। किसके लिए, उसके कस्टडी के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड एजुकेशन के लिए। किसके लिए, कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन के लिए। उसके एजुकेशन के फीस में बढ़ोतरी होती है तो एप्लीकेशन दी जाती है तो इंटरिम ऑर्डर पास होगा। उसके मेंटेनेंस में, खर्चा में, रख रखाव में कोई ऐसी चीज आती है कि उसका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा रहा, वो एप्लीकेशन देता है तो कोर्ट उसको एप्लीकेशन को इंटरिम ऑर्डर उस पर पास करती है। ये सेक्शन 26 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है। अब इसका सेक्शन 27 क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं है मकान, लैंड, ये प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी क्या है कि मैरिज के टाइम पर जो भी गिफ्ट्स हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी को कंबाइंड दिए गए, जो भी गिफ्ट हस्बैंड वाइफ को मैरिज के टाइम पर कंबाइंड दिए गए वो उसकी प्रॉपर्टी है। और उसको डिस्पोजल कोर्ट कैसे करेगी, कोर्ट में मेक सच प्रोविजंस फॉर प्रॉपर्टी, कोर्ट इस प्रॉपर्टी के लिए प्रोविजंस बनाएगी, प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ मैरिज विच में बिलोंग ज्वाइंटली टू बोथ, जो दोनों को ज्वाइंटली बिलोंग करते हों, मतलब जो दोनों के जैसे जेवर हैं दोनों के हों, कंबाइंड में दिए गए हों, या अदर कोई ऐसी डीडी वगैरह या और कुछ उसको कंबाइंड में दिया गया हो गिफ्ट में, या कोई ऐसी सामान दिया गया हो गिफ्ट में, तो कोर्ट उसको तय करेगी कि डिग्री के साथ ही तय कर देगी कि इसका ये पार्ट इसका हस्बैंड का, या ये पार्ट वाइफ का, या टोटल पार्ट वाइफ का, वो उसको डिग्री के टाइम पर ही डिसाइड कर देगी। और वो इसलिए डिसाइड करेगी ताकि उसके लिए फ्रेश केस फाइल फिर से ना करना पड़े, प्रोसीडिंग शॉर्ट और केस की बढ़ोतरी ना करने के लिए ये कार्य कोर्ट करेगी। इस सेक्शन 27 के तहत। अब इसका सेक्शन 28 क्या कहता है, अपील्स फ्रॉम डिग्रीज एंड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर किए गए हिंदू
मैरिज एक्ट 1955 के तहत जो ऑर्डर या डिग्री किए गए उनकी अपील कैसे होगी, उनकी अपील कैसे होगी। इसके फर्स्ट सबसेक्शन 1 में कहा गया ऑल डिग्रीज टू बी अपीलेबल इन इट्स ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन। ये जितनी भी डिग्रीज या ऑर्डर किए जाएंगे वो सिविल ज्यूरिडिक्शन के तहत अपीलेबल होंगे, मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उसकी लॉ से ये अपील होंगी। सेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 25 एंड 26 बी अपीलेबल इफ दे आर नॉट इंटरिम ऑर्डर्स। इसका सेक्शन 25 और 26 तब अपीलेबल होंगे, तब अपील करने लायक होंगे जब उनमें से कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया गया होगा। सेक्शन इसका सबसेक्शन 3 कहता है नो अपील सब्जेक्ट टू कैस्टेड कॉस्ट ओनली। अगर कोई केवल कॉस्ट करता है, कोर्ट केवल कॉस्ट करता है खर्चे के लिए, तो उसकी अपील नहीं होगी। कॉस्ट करता है केवल, तो उसकी अपील नहीं होगी। इसका सबसेक्शन 4 कहता है ये जितने भी अपील करनी है उनका टाइम पीरियड 90 डेज का होगा। उनका टाइम पीरियड कितना होगा? 90 डेज का होगा। तो इसमें सेक्शन 23 से 28 तक समझ में आ गए होंगे, वेरी इजी सेक्शन है। तो ये द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन थे वो इसमें एक्सप्लेन हो गए। अब इसके नेक्स्ट एक्ट में हिंदू लॉ के हम आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।